Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the topic the judiciary. देखिए, in the starting we have studied and we have discussed about about the three organs of the system of the parliamentary system. That is क्योंकि हमारे three organs हमने पढ़े थे, जैसे कि हमारा decentralization of powers जो हुआ है, तो आज का ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है जुडिशरी एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट वाइल. सो 3 टॉपिक्स हमने पढ़े कि लेजिस्लेचर जो है वो तो लॉ मेकिंग का काम करती है, और जो लेजिस्लेचर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो आते हैं कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. और नेक्स्ट जो काम करती है उसको लॉ मेकिंग का काम होता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता. लेकिन उस लॉ मेकिंग का कोई फ़ायदा हो, उस लॉ मेकिंग का जब यूज़ किया जाए तो लॉ मेकिंग को यूज़ कराने का या लॉ मेकिंग को बनाने का, उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो किसके पास होता है, उस काम को करती है एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो आते हैं. प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं. और जो थर्ड टाइप है हमारा वो आता है जुडिशरी. जुडिशरी जो है, जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू जज ऑल द डिस्प्यूट्स एंड अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री. जितने भी मामले होते हैं, चाहे वो कैसे भी मामले हों, यानी जो भी कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं, उन सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का जो काम है वो होता है जुडिशरी का. यानी लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव हो गया, और थर्ड जो है जुडिशरी जो कि जजमेंट देने के लिए होता है. तो जुडिशरी में देखिए, लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया था पर्सनस को. दैट वी स्टार्टेड विद. दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी. इस टाइम हम स्टोरी को रिकॉल नहीं करेंगे, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. लेकिन हम ये देखेंगे कि स्टोरी जो है वो क्या हो सकती थी. Remember the story came to satisfactory and because the Supreme Court gave a verdict. वैसे तो जो स्टोरी है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एंड है उसका, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि 20% SEBC को, यानी स्पेशली सोशली एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको अगर 27% दे दिया जाएगा तो इसके अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई. तो बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर निर्णय दिया कि इसको, ये जो डिसीज़न लिया गया है, जो ऑफिस मेमोरेंडम में जो डिसीज़न लिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ इसमें करेक्शंस करने होंगे, और वो करेक्शंस करने के लिए सभी रेडी भी हो गए. What would have happened? तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दे दिया अपना, जिसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. ऐसे सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता था. देखिए, फर्स्ट है, इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं होता, तो क्या होता. अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में नहीं होता तो ये जो कंडीशन थी, जिसमें कुछ लोग तो इसके अगेंस्ट थे और कुछ लोग इसके फेवर में थे, और इसके अगेंस्ट वही लोग थे, यानी कि जो जनरल कास्ट पीपल थे जिनको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, और उनकी जो सीट्स हैं वो इससे कम हो रही थी, और ये सही भी था उन लोगों का बोलना. तो अगर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो उन लोगों में, जो अगेंस्ट और फेवर वाले जो लोग हैं, उन लोगों में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता कि इस डिस्प्यूट को क्रिएट करते ही और जो कंट्री है उसके अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती. तो सुप्रीम कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं होता तो बिल्कुल सिविल वॉर जैसी कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हो जाती, और बहुत सारे लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस भी होता. Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government. और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तो हो और उसके पास कोई भी जजमेंट की पावर्स ना हो, तो क्या होगा. Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government. सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन उसके पास कोई पावर ही नहीं है जज करने की. अगर कोई पावर नहीं है जज करने की तो फिर वो किस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट है. अगर मान लीजिए उसकी पावर जो है, उसकी पावर्स को कोई मानेगा ही नहीं, उसके जजमेंट को कोई मानेगा ही नहीं, तो उसके
होने या ना होने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लास में अगर हम मानते हैं कि हम कुछ मॉनिटर्स जो हैं उनको हम अपॉइंट करते हैं, तो जब क्लास में मॉनिटर्स को अपॉइंट किया जाता है तो मॉनिटर्स को कुछ पावर्स भी दी जाती हैं कि वो अपने बेस पर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। व्हेन द टीचर इज़ नॉट इन द क्लास दे शुड टेक डिसीजन इन द वेलफेयर ऑफ द क्लास, की अगर जैसे लाइट फैंस हैं जो उनको ऑफ करवाना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर द मॉनिटर शुड क्रिएट साइलेंस इन द क्लास। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए हमने ये मॉनिटर तो बना दिया लेकिन उसको कोई पावर नहीं दी, तो क्या क्लास के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट होगा या क्लास के अंदर कोई भी अगर लॉस हो जाता है तो क्या वो सही होगा? तो क्या उसके लिए हम उस मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं? क्योंकि उसके पास अगर पावर नहीं होती तो फिर उसके पास उसको अगर जजमेंट की कोई पावर ही नहीं दी तो फिर उसके होने या ना होने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता या उसकी पावर को उसके पास पावर नहीं होती जजमेंट करने की, तो भी सिविल वॉर जैसी जो कंडीशन है वही क्रिएट होती। अब थर्ड कंडीशन है, इवन इफ़ इट हैड द पावर इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए उसके पास पावर तो है डिसीजन देने की, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट नहीं करता कि वो एक फेयर वर्डिक्ट देगा, यानी कि उसका जो डिसीज़न होगा वो फेयर होगा, ऐसा किसी भी पर्सन को विश्वास ही नहीं है। मान लीजिए किसी के पास भी पावर तो है और लेकिन उन्हें ऐसा लगता है या ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं वो सभी जजेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं और जो भी उन्हें पैसा दे देता है उसी के फेवर में वो डिसीज़न दे देते हैं। तो क्या कोई भी उनके डिसीजंस को फॉलो करेगा, उनके डिसीजंस को मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास जो सुप्रीम कोर्ट का जो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज बनी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन इफ़ अ फेयर जजमेंट, अगर मान लीजिए एक फेयर जजमेंट अगर उसने दिया, इट दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। अगर मान लीजिए उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ कोई डिसीज़न दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ कोई डिसीज़न देता है और उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के होने या ना होने का, उस सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्ट करने का कोई मीनिंग है? बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज़ है कि इवन इफ़ अ फेयर जजमेंट, कि अगर फेयर जजमेंट दें और उसको गवर्नमेंट जो है वो माने ही नहीं तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, इसमें एक आपको एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, ये देखिए, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस चाहिए, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, प्लीज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, टॉप टियर कोर्ट सीक लाइकेबल लिटिल नोन एंटाइटी, थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसको, लाइट टाइपिंग रिक्वायर्ड, मस्ट बी एबल टू से थिंग्स लाइक द प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट आई हैव एवर मेट विद अ स्ट्रेट फेस, कि और यानी कि जो प्रेसिडेंट की तारीफ़ करता जाए। तो क्या ये ठीक है ऐसे ऐड देना, या फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होंगे क्या उनको हम सही मान सकते हैं? उनके जो डिसीजंस हैं उनको हम क्या ठीक से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये चीज़ क्या है, अब हम बात करते हैं, देखिए, दैट इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड। तो अभी हमने जो पढ़े कि अगर ऐसा होता है, ये जो हमने 4 to 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इसी वजह से जो हमें नीड है एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल जुडिशरी की, इज़ कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री, जितने भी कोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल पे, पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी, वो एक साथ क्या कहलाते हैं? जुडिशरी कहलाते हैं। इंडियन जुडिशरी में तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है, जो भी आपको 4 to 5 पॉइंट्स बताते हैं, हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, और उसका जो भी डिसीज़न होता है उसको गवर्नमेंट को तो मानना ही पड़ता है, लोगों को मानना पड़ता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर डिसीज़न देते हैं। इंडियन जुडिशरी में 3 टाइप के कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे एंटायर नेशन को कंसिस्ट करता है। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे नेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट किया गया है। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट के अंदर हैं।
स्टेट लेवल पे जो कोर्ट अवेलेबल करवाए गए हैं वो हाई कोर्ट हैं, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो एक हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट जो कि एक पूरे कंट्री का होता है। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल के होते हैं, हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके, जैसे 7 सिस्टर्स में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का जो कोर्ट है वो एक ही है। इस टाइप से मतलब कुछ सिटीज़ ऐसी, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके कोर्ट जो हैं वो कंबाइंड में रखे गए हैं। तो और उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, तो जो लोकल लेवल पर अपना वर्क करते हैं। तो 3 टाइप के कोर्ट हो गए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड हमारा हाई कोर्ट, और थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 टाइप के कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट एट नेशनल लेवल, हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो जडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है इन द कंट्री, और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीज़न हैं वो अदर कोर्ट्स को मानने ही पड़ते हैं। इट कैन टेक अप, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस किस टाइप के डिसीजंस या किस किस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है? जो कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ऑल बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री के बीच में, यानी कोई 2 सिटीज़न हो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, तो उस पर भी जो डिसीज़न है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। और गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए भी डिसीज़न कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस दे सकता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल और क्रिमिनल केसेस में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है ये अपील करने के लिए। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है और आपको वो जो डिसीजन है उससे आप एग्री नहीं करते, तो आप उसके खिलाफ अपनी जो पिटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो डिसीजंस हैं उनको सुनता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द, ये आपको पता चल ही गया होगा कौन कौन से केसेस सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स, अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो ना तो लेजिस्लेचर के और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहती है, यानी जुडिशरी जो है वो अपने एक अलग लेवल पे काम करती है, उस पर किसी भी ऑर्गन का, किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन का कोई भी रोल नहीं होता। द जजेज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जजेस जो हैं वो कभी भी डायरेक्शन, गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बेस पर काम नहीं करते हैं। टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पावर है पार्टी में, एंड दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स, देयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उन सभी में कोर्ट होते हैं, वो सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, और लेजिस्लेचर भी उनसे इंडिपेंडेंट होती है और एग्जीक्यूटिव भी उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उन पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको भी कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही किया जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इन प्रैक्टिस इन नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस। अब जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ही कुछ न्यू जजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उनके द्वारा ही कुछ न्यू जजेस को जब सेलेक्ट कर लिया जाता है तो बहुत ही कम स्कोप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जजेस हैं उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से अपॉइंट किया जाता है, अदरवाइज़ जो अदर जजेस हैं उनको सीनियर जजेस ही अपॉइंट कर लेते हैं। यानी कि धीरे धीरे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका रोल जो जुडिशरी है उसमें क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, is nearly impossible to move him or from that position। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पोस्ट पर बैठ जाता है या पोजीशन, उसे इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल सा ही है उसे, अगर वो कुछ और ऐसी खतरनाक हरकतें कर देता है या फिर ऐसी कुछ करप्शन वगैरह में अगर वो इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है, उसी प्रोसेस से
उसे भी इम्पीचमेंट के थ्रू एक मोशन पास किया जाता है सेपरेटली, और जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों के ही 2/3 मेंबर्स जो हैं वो उस को पास कर देते हैं। इट हैड नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन अभी भी इंडियन डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। जुडिशरी जो है इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड के पावरफुल ऑर्गन्स में से एक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की भी पावर है। वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं लेजिस्लेचर में। एंड एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेयर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द राइट्स, अगर एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं वो। थस दे डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them। जब भी उन्हें चैलेंज किया जाता है उनके सामने, दिस इज़ नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, उन्हें जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें ये भी रूल है कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको चेंज पार्लियामेंट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके गार्जियंस की तरह भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्ट करता है। और वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम ये देखेंगे कि सिटीजन्स जो हैं वो किस तरीके से राइट्स को लगाते हैं, अप्रोच करते हैं। इन रिसेंट ईयर द सुप्रीम कोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं वो जजमेंट दे रहे हैं डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ़ पब्लिक इंटरेस्ट इज़ हर्ट बाय द एक्शन। अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसे बाय एक्शंस को हर्ट हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं इसके मिसयूज़ के लिए। पावर टू मेक डिसीजन, दे चेक मैल प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, और जो भी पब्लिक ऑफिशियल के जो भी पार्ट होते हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। दैट इज़ वाई जुडिशरी, इसी वजह से जुडिशरी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर को इंजॉय करती है ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी गार्ड करती है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे जब भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो तो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके 2/3 वोट्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं और आफ्टर दैट आई विल शेयर द सम एक्सरसाइजेस with you of this chapter. So thank you, have a nice day. ये कुछ मेन जो की पॉइंट्स हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा, और ये एक्सरसाइजेज हैं इनको भी आपको सॉल्व करना है। इन सभी एक्सरसाइजेज को आपको सॉल्व करना होगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको इसमें गिवन है, इन सभी को आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।